आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार। विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ ये एक अंतिम टॉपिक है। पुनर्जागरण के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो अंतिम जो टॉपिक मैंने पुनर्जागरण में छोड़ा था वो पुनर्जागरण की विशेषता थी। तो पुनर्जागरण की जो विशेषता है उन विशेषताओं में हमने कुछ जो टॉपिक थे उन टॉपिकों पर चर्चा की थी। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो साहित्य से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है उस पर चर्चा करने वाले हैं। साहित्य के साथ साथ महिलाओं की स्थिति कैसे थी और विश्वविद्यालय जो शिक्षा में जो चेंजिंग आई, जो परिवर्तन आए, उस परिवर्तन के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर हम साहित्य के बारे में बात करें शुरुआती समय में यूरोप में जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषाएं में जो लोक भाषाएं थी उनको असभ्य माना जाता था और अमूमन जो काम होता था वो लैटिन भाषा में होता था। तो जो भी साहित्य होता था वो लैटिन भाषा में होता था और जो आम जो भाषाएं थी यानी जो लोक भाषाएं थी, लोक भाषा को असभ्य और अशिष्ट माना जाता था। तो इस तरीके से जो साहित्य अमूमन लिखा जाता था वो लोक भाषा में न होकर बल्कि लैटिन भाषा में किया जाता था। लेकिन जब पुनर्जागरण का काल शुरू होता है तो पुनर्जागरण के काल में इसके स्थान पर लोक भाषा को महत्ता दी गई। तो इस तरीके से जब लोक भाषाओं में साहित्य लिखा जाना शुरू हुआ तो ऐसी स्थिति में आम जो लोग थे, आम लोग जो लैटिन भाषा को नहीं समझ पाते थे, आम बोलचाल की भाषा को समझते थे। जब आम बोलचाल की भाषा में लिखा जाना शुरू हुआ साहित्य, तो ऐसी स्थिति में आम जो लोग थे उन्होंने जो यूरोप में चल रहा था, जो परिवर्तन चल रहा था, उस परिवर्तन के बारे में उन्होंने समझने का प्रयास किया। लोक भाषा में लिखने के प्रयास में जब हम देखते हैं तो दांते महोदय का नाम आता है, जिन्हें पुनर्जागरण का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो दांते महोदय के द्वारा जो किताबें लिखी गई थी उनमें जो फेमस किताबों में डिवाइन कॉमेडी, तो उनकी चर्चित रचना रही है डिवाइन कॉमेडी। जब हम डिवाइन कॉमेडी की बात करें तो डिवाइन जो कॉमेडी है वो उनकी रचना है और दांते महोदय को जो इटालियन जो कविता है उस कविता का जन्मदाता भी कहा जाता है। यानी इटालियन भाषा में जो कविताएं हैं उन कविताओं का जन्मदाता भी दांते महोदय को कहा जाता है। और इनके द्वारा जो डिवाइन कॉमेडी लिखी गई थी वो इटली की जो आम भाषा थी, लोक भाषा, टस्कन में उन्होंने लिखा था, जिसमें स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक कथा का उन्होंने जिक्र किया है। दांते महोदय की तुलना होमर से भी की जाती है। होमर महोदय का नाम यूनान के इतिहास में आता है और यूनान के साहित्य के एक प्रकार से जो जन्मदाता है वो होमर को कहा जाता है। और होमर की प्रसिद्ध रचनाओं की तुलना के आधार पर दांते महोदय को भी पुनर्जागरण काल का होमर कहा जाता है। इसके बाद दांते महोदय के अगर हम बारे में के बाद अगर बात करें कौन और चर्चित कैरेक्टर इसमें आए थे, इसमें कैरेक्टर पेट्रोक का नाम आता है और पेट्रोक के साथ पेट्रोक के जो शिष्य थे उनका नाम वोकेसियो है, वोकेसियो का नाम आता है। हालांकि इन नामों के बारे में हम जब लंबे समय से जब हम पुनर्जागरण, 3-4 वीडियो हो चुके हैं पुनर्जागरण पर, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये नाम काफी बार आ चुके हैं। वोकेसियो के द्वारा जो रचना लिखी गई थी उसका नाम डेकामेरॉन है। तो इनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी उस रचना का नाम डेकामेरॉन है। हालांकि इनके बारे में पहले देख चुके हैं, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल अगर कुछ चीज मिलती है तो इसलिए मैं इसे दोबारा बताने का प्रयास कर रहा हूं। डेकामेरॉन जो रचना है वो 100 कहानियों का संग्रह है। एग्जाम में जब इतिहास विषय पर आधारित जो आपके एग्जाम होंगे उन एग्जामों में इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। 100 कहानियों का जो संग्रह है वो नामक जो ग्रंथ है वो किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है वोकेसियो के द्वारा। अब वोकेसियो की वो जो रचना है जिसे हम 100 कहानियों का संग्रह कह रहे हैं उस रचना का वास्तविक नाम डेकामेरॉन है। रचना का नाम डेकामेरॉन है। उस डेकामेरॉन नामक जो रचना है उस रचना में 100 कहानियों का संग्रह है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 100 कहानियों का जो संग्रह है वो 100 कहानियों का संग्रह डेकामेरॉन है। और डेकामेरॉन को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम वोकेसियो है।
आगे अगर और भी अगर सवाल अगर इससे पूछे जाएंगे तो ये कौन है, ये पेट्रोक के शिष्य थे और पेट्रोक का जो संबंध है वो संबंध इनका जो इटली है, इटली का जो फ्लोरेंस नगर है, फ्लोरेंस नगर से संबंधित है। आगे अगर हम और भी चर्चा में बात करें और व्यक्तियों की इस टाइम पीरियड में, इरेस्मस महोदय का नाम आता है। जिनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी, अच्छा पहले इनका जो संबंध है वो किस देश के निवासी थे, हॉलैंड के निवासी थे। आज हॉलैंड नाम का तो कोई देश नहीं, आज इस देश को नीदरलैंड कहते हैं, लेकिन पुराने जमाने में इस देश को हॉलैंड भी कहते थे और हॉलैंड के रहने वाले जो लोग हैं उन्हें डच कहते थे। इनके द्वारा जो रचना लिखी गई है वो मूर्खत्व की प्रशंसा, मूर्खत्व की प्रशंसा, ये रचना हिंदी में है। जबकि इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे द प्रेज ऑफ फॉली नामक जो रचना है, इसका इंग्लिश जो वर्जन हो जाएगा वो प्रेज ऑफ फॉली हो जाएगा। मूर्खत्व की जो प्रशंसा है, इस रचना में इन्होंने जो कृतियां थी उन कृतियों पे, धार्मिक जो कृतियां थी उन कृतियों पर इन्होंने प्रकाश डाला है और उनका मजाक उड़ाने का इन्होंने प्रयास किया है। कहते हैं कि जो ये रचना है, ये रचना बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली रचना है। बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली जो रचना है वो इरेस्मस महोदय के द्वारा जो किताब लिखी गई थी, उस किताब का नाम द प्रेज ऑफ फॉली है, जिसे हम हिंदी में मूर्खत्व की प्रशंसा कहते हैं। हॉलैंड के निवासी हैं और अगर हम इनके बाद की बात करें, इनके बाद और चर्चित चेहरों में साहित्य में जिन्होंने काम किया उनमें चौसर महोदय का नाम आता है। चौसर महोदय का जो संबंध है वो इंग्लैंड से था। चौसर महोदय का संबंध इंग्लैंड से रहा है और इन्हें अंग्रेजी काव्य का जन्मदाता या जनक भी कहा जाता है। यानी इन्हें अंग्रेजी काव्य का, जो इंग्लिश पोइट्री है, इसका जन्मदाता भी कहा जाता है चौसर महोदय को। इनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी उस रचना का नाम कैंटर जो बरी है, कैंटरबरी इनके द्वारा जो नामक रचना लिखी गई थी, कैंटरबरी टेल्स, ये इनके द्वारा लिखी गई रचना। तो चौसर महोदय का संबंध इंग्लैंड से है, अंग्रेजी काव्य का जन्मदाता इनको कहा जाता है और इनकी जो रचना है वो कैंटरबरी टेल्स है। तो एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कैंटरबरी जो टेल्स नामक रचना है वो किस व्यक्ति की है, ये अंग्रेजी जो काव्य है, अंग्रेजी काव्य का जन्मदाता कौन है। इनके बाद अगर हम एक और कैरेक्टर की बात करें यहीं पे, तो उनका नाम ब्रिटेन से ही संबंधित है, उनका नाम था टॉमस मूर। और टॉमस मूर के द्वारा जो रचना लिखी गई थी उसे हम कहते हैं यूटोपिया, यानी एक आदर्श राज्य कैसे होना चाहिए उसके संदर्भ में जानकारी दी है टॉमस मूर ने। तो टॉमस मूर की जो रचना है उस रचना का नाम यूटोपिया। तो इस तरीके से साहित्य से जुड़ी हुई चीजें आपसे पूछी जाएंगी। टॉमस मूर का संबंध इंग्लैंड से है, यूटोपिया उनकी रचना है, एक आदर्श राज्य की उन्होंने कल्पना की है, एक आदर्श राज्य कैसे होना चाहिए। फिर अगर हम साहित्य क्षेत्र में बात करें और महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर बहुत ही फेमस कैरेक्टर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर का जो संबंध है वो इंग्लैंड से है और इनकी जो बहुत चर्चित जो रचना है वो रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस इनके द्वारा जो बहुत ही चर्चित रचना है वो एग्जाम में पूछी जाती है। रोमियो एंड जूलियट ये एग्जाम में पूछी जाती है, हेमलेट पूछी जाती है और मैकबेथ पूछी जाती है। तो इस तरीके से उनकी जो रचनाएं हैं फेमस रचनाओं में मैकबेथ है, हेमलेट इनकी रचना है, रोमियो एंड जूलियट ये इनकी रचना है और मर्चेंट ऑफ वेनिस ये भी इनकी चर्चित रचना है। तो इस तरीके से विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी जाने वाली जो रचनाएं हैं
वो रचनाएं भी हमसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। विलियम शेक्सपियर की तुलना अगर हम बात करेंगे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले महाकवि कालिदास के साथ इनकी तुलना की जाती है। और अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करें तो विलियम शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास भी कहते हैं। तो यूरोप का कालिदास अगर कभी पूछा जाता है तो विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है, और भारत का शेक्सपियर कहेंगे फिर कालिदास को। तो इस तरीके से रिलेट करके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरसरी तौर पर अगर बात करें तो साहित्य पुनर्जागरण के काल में जो साहित्य क्षेत्र है, इस साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल हमसे जरूर पूछे जाते हैं। अगर विषय इतिहास है तो आप ये मान के चलिए कि यहां से सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनती है। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक जो परिवर्तन हमने पुनर्जागरण काल में देखा है या फिर हमें देखने को मिला है, वो कौन सा परिवर्तन था। इस कहानी में जैसे कि हम साहित्य में जब हमने शुरू किया था, शुरुआती समय में जब लैटिन भाषा का इस्तेमाल होता था, उसके स्थान पर लोक भाषाओं का चलन जब ज्यादा प्रारंभ हुआ, उसमें अलग अलग जो भाषाएं थी लोक भाषाओं में रचनाएं लिखनी प्रारंभ हो गई। इस कड़ी में हम राजनीति में काफी परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। जैसे जो दांते महोदय थे, उनके द्वारा हम जब साहित्य पढ़ रहे थे, अभी जो हमने साहित्य पढ़ा उसमें जो रचना हमने देखी थी डिवाइन कॉमेडी, उनकी बड़ी चर्चित रचना है। इस डिवाइन कॉमेडी में उन्होंने मानव प्रेम, देश प्रेम और प्रकृति जो प्रेम है उसकी जानकारी दी है। हालांकि इसका विषय राजनीति नहीं है, लेकिन उनकी जो दूसरी रचना है उसका नाम था मोनार्किया। मोनार्किया में उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो अधार्मिक विषय थे, अधार्मिक विषयों पर, यानी जो धार्मिक विषय नहीं है, अधार्मिक विषय हैं, उन पे जो नियंत्रण होना चाहिए वो राज्य सत्ता का नियंत्रण होना चाहिए। तो इस कड़ी में दांते महोदय की जो दो रचनाएं, पहली रचना डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी का जो विषय है वो राजनीति नहीं है, लेकिन जो दूसरी उनकी रचना है द मोनार्किया, ये रचना एग्जाम में पूछी जा सकती है। द मोनार्किया, ये जो रचना है ये किसकी है? ये रचना दांते महोदय की रचना है। इस रचना में उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो अधार्मिक विषय है, अधार्मिक विषयों पर जो नियंत्रण होना चाहिए वो चर्च या पोप का नहीं होना चाहिए। तो चर्च या पोप का नियंत्रण अधार्मिक विषयों पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये नियंत्रण राज्य सत्ता का होना चाहिए। तो राज्य सत्ता के नियंत्रण को इन्होंने यहां पर इसकी वकालत की है। दूसरे अगर हम दांते महोदय के बाद अगर बात करें तो मार्सिलियो का नाम आता है। मार्सिलियो एक और कैरेक्टर है, उनके द्वारा जो रचना लिखी गई थी डिफेंडेंट ऑफ पीस, ये उनके द्वारा लिखित रचना है डिफेंडेंट ऑफ पीस। इसमें भी वो यही कहते हैं कि पोप का राजनीतिक मामलों पर पोप का जो नियंत्रण है वो नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दूसरे कैरेक्टर अगर हम यहां पर बात करें तो उनका नाम है मार्सिलियो। मार्सिलियो है डिफेंडेंट ऑफ पीस। डिफेंडेंट ऑफ पीस जो इनकी रचना है, इस रचना में भी वो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राजनीति से जुड़े हुए विषयों पर पोप का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये रचना हमसे पूछी जा सकती है और ये यहाँ पर मोनार्किया पूछी जा सकती है। डिवाइन कॉमेडी काफी किताबों में इसके बारे में जानकारी होती है, कॉमन सी रचना है डिवाइन कॉमेडी, लेकिन इस प्रकार की चीजें विषय जब जो पेपर होंगे उनमें ये रचनाएं पूछी जा सकती है। अगर हम तीसरे कैरेक्टर की बात करें तो तीसरा कैरेक्टर मैकियावेली का नाम आता है। मैकियावेली की रचना बड़ी फेमस है, द प्रिंस। आदर्श राज्य कैसे होना चाहिए, राजा का सत्ता पर कैसे नियंत्रण होना चाहिए, राजा के क्या आदर्श होने चाहिए, राज सत्ता किस प्रकार से होनी चाहिए, ये जो पुस्तक है द प्रिंस, इसमें इसकी जानकारी मिलती है। और अगर हम मैकियावेली की भी बात करें तो मैकियावेली यूरोप के कई राजाओं के सचिव रहे हैं, अर्थात राज सत्ता की जानकारी भली भांति से ये परिचित है। इसीलिए राजा और सत्ता किस प्रकार चले ये इन्होंने अपनी किताब द प्रिंस में इसकी इन्होंने जानकारी दी। तो इसमें ये 2-3 कैरेक्टर हैं जिन कैरेक्टरों में जिन्होंने राजनीतिक रूप से यूरोप में
परिवर्तन करने का इन्होंने प्रयास किया अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से। अब हम आगे चर्चा करते हैं इस दौरान जो विश्वविद्यालयी जो शिक्षा है, विश्वविद्यालयी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी 14वीं शताब्दी से अगर हम पूर्व की बात करें, एक कहानी 14वीं शताब्दी से पूर्व की है और दूसरी कहानी 14वीं शताब्दी के बाद की है। 14वीं शताब्दी से पूर्व की अगर हम बात करें तो जितनी भी बौद्धिक गतिविधियां होती थी उन पर चर्च और चर्च के अधिकारियों का नियंत्रण होता था। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद यानी इस टाइम पीरियड में जो बौद्धिक जितना भी परिवर्तन था, उस परिवर्तन में चर्च और उसके अधिकारियों की भूमिका थी। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद जैसे इटली में तेजी से व्यापारीकरण बढ़ा है और इटली सशक्त होता गया अपने व्यापार कौशलता के आधार पर, जब व्यापार में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, यानी उन्नति हुई, तो इसमें जो व्यापारी थे उनको लेखा जोखा यानी लेखा अधिकारियों की आवश्यकता थी। साथ ही कानून के जो एक्सपर्ट है उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि वो व्यापार करते थे और कानून कहीं ना कहीं दांव पेच उनको चलने पड़ते थे, तो इसीलिए उनको इन चीजों की आवश्यकता थी। इन चीजों का प्रभाव हमें कहां देखने को मिला, जब व्यापारियों को ऐसे विषयों पर एक्सपर्ट व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी, तो स्वाभाविक विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा थी उस शिक्षा में भी हमें परिवर्तन देखने को मिला है। जहां पहले विश्वविद्यालयों में केवल धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, अब इसके साथ धर्म के साथ साथ कानून और कानून के साथ व्यवसायिक शिक्षा का चलन स्टार्ट हो गया। यानी विश्वविद्यालयों में कानून और व्यवसायिक शिक्षा का, जो व्यवसायिक शिक्षा है उसका भी प्रचलन शुरू हो गया और इस कड़ी में अलंकार शास्त्र, इतिहास, कविता, व्याकरण जैसे विषय भी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल होते गए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं व्यापार की उन्नति के कारण, इटली की व्यापार की उन्नति के कारण विश्वविद्यालय की जो शिक्षा थी उन शिक्षाओं में भी परिवर्तन देखने को मिला है। तो ये हमारे पास 5वां टॉपिक था। अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं की स्थिति उस समय कैसी थी। अगर हम इस समय के समाज की बात करें तो समाज पुरुष प्रधान समाज था और सारा नियंत्रण पुरुषों का था। शादी की भी अगर हम बात करें, विवाह का जो उद्देश्य था वो व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए था। जो व्यापारिक संबंध है उनको कैसे मजबूत किया जा सकता है, उस आधार पर विवाह किए जाते थे। अगर कोई पिता अपनी बेटी के लिए दहेज की व्यवस्था नहीं कर पाता था तो उसे अपनी पुत्री को कॉन्वेंट में भेजना पड़ता था और जहां आगे उनकी जो पुत्री है, यानी एक पिता की जो पुत्री है, वो नन बन जाती थी। यानी जब हम महिलाओं की स्थिति की बात करेंगे तो महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि समाज पुरुष प्रधान समाज था। पुनर्जागरण के काल में भी पुनर्जागरण समाज हमें देखने को मिलता है और जो ये पुरुष प्रधान समाज था, इस पुरुष प्रधान समाज ने कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों को दबाने का प्रयास किया था। महिलाओं के जो सबके साथ जो विवाह है वो अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विवाह हो रहा है। पिता अगर दहेज नहीं दे पा रहा है तो अपनी बेटी को नन बना रहा है, कॉन्वेंट में भेज के उसे नन बना रहा था। ये एक सामान्य सा प्रचलन सामान्य समाज में था। लेकिन अगर हम व्यवसायिक या व्यापारिक वर्ग की बात करें, उनकी महिलाओं की स्थिति थोड़ा सा इस समाज से, सामान्य समाज से हटके देखने को मिली है। ये महिलाएं अपने पति के साथ व्यापार में हिस्सेदारी निभाती थी। पति अगर बाहर व्यापार के लिए चले गए हैं तो महिलाएं व्यापार को देखती थी। वो केवल व्यापारिक या व्यावसायिक वर्ग की महिलाओं में था। यानी समाज में जो महिलाएं थी वो दो प्रकार की महिलाएं थी। एक तो सामान्य महिलाएं थी जिनकी स्थिति बेकार थी, बुरी थी, और एक थी व्यापारिक या व्यावसायिक घरानों की जो महिलाएं थी, वो उनको जरूर अधिकार मिले थे
और उनके अधिकार इसलिए थे ताकि वो अपने पति अपने परिवार को सहायता दे सकें। तो इनकी स्थिति कंपेयर की बात करें उनसे अच्छी थी। हालांकि सामान्य जो महिलाएं थी उन महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उसमें कुछ महिलाओं के नाम आते हैं जिन महिलाओं ने भूमिका निभाई है, जिनमें नाम फीडेल एक महिला है और इसाबेल, ये चर्चित महिलाएं हैं जिन महिलाओं ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। इनमें एक और महिला का नाम आता है मांडुआ। इस प्रकार की अगर हम बात करेंगे, ये कुछ चर्चित महिलाएं हैं इस टाइम पीरियड की, पुनर्जागरण टाइम पीरियड में, जिन महिलाओं ने सामान्य जो महिलाएं थी उनकी स्थिति में सुधारने का प्रयास किया, उनको अधिकार देने की बात की। तो इस तरीके से जब इन महिलाओं ने अधिकारों की वकालत की तो पुनर्जागरण काल में फिर महिलाओं की जो सामान्य महिलाएं थी उनकी स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिला, उन्हें भी अधिकार प्रदान कर दे दिए गए। इसमें बड़े फेमस एक स्टेटमेंट है फीडेल नामक महिला का कि महिलाएं किस प्रकार, महिलाएं जो काम पुरुष करते हैं वो काम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब जो काम पुरुष कर रहे हैं वो काम महिलाएं भी कर सकती हैं। ऐसा एक चर्चित स्टेटमेंट फीडेल नामक महिला का है। तो ये कुछ चर्चित महिलाएं हैं जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में, पुनर्जागरण में भूमिका निभाई है। फीडेल, इसाबेल, मंटोआ, ये जो महिलाएं हैं इन महिलाओं ने भूमिका निभाई है। महिलाएं सामान्य महिलाएं और व्यापारिक राजघरानों की जो महिलाएं उनके अधिकारों में जरूर हमें अंतर देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं थी जिन विशेषताओं पर हमने चर्चा की है। तो इस तरीके से एक सरसरी तौर पे मैंने पुनर्जागरण को आपको समझाने का प्रयास किया। अब बस बाकी एक चीज बची हुई है कि पुनर्जागरण जो हमने समझा है उस पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि भविष्य में आने वाले जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, विषयगत जो आपके पेपर होंगे, उन पेपरों में आप सही तरीके से पुनर्जागरण पर आधारित प्रश्नों का जवाब दे सकें। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। बाकी हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तरी में।